दुनिया भर के बाजारों से आज फिर कमजोरी के संकेत और एसजेएक्स निफ्टी सेंचुरी लगाता हुआ लेकिन नीचे की तरफ। कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद कल है फिर वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी और उससे पहले आज का सेशन बेहद अहमियत वाला। कमजोर शुरुआत के बाद क्या, यह है सबसे बड़ा सवाल। लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, रेड वर्सेस ग्रीन हेजिंग तो हमने भी कर ली है। कौन आगे आएगा आज? वोलेटिलिटी मतलब दोनों तरफ का मामला है, ठीक उसी तरह से कल जैसा। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है। बेहद इंटरेस्टिंग है ग्लोबल मार्केट्स भी और हमारे बाजार भी। सो इन सब के बीच में देखते हैं आज क्या कुछ होता है। बिल्कुल नजर रखिए। थोड़ी कमजोरी आपने देखी है और इस पर आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है ये भी बताएं सर। पर पहले आज के ट्रिगर्स ये क्या है? बिल्कुल, ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं दीप। और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का डर फिर से हावी होता हुआ दिख रहा है। इसके चलते 650 अंक डाउ लुढ़का है। नैस्डैक में भी 3.3% तक की गिरावट रही है और सब गिरे, सिर्फ एक आध नहीं। अब अमेरिकी बाजारों में यारी दोस्ती ज़्यादा नजर आ रही है। एक साथ सब चलते हैं, एक साथ सब गिरते हैं। वो पहले जो दुश्मनी वाला मामला था नैस्डैक और डाउ का, वो खत्म होकर गिरने के मामले में तो कहते हैं कि दोस्ती बुरी आदतों में ज़्यादा साथ देती है, तो गिरने के मामले में सब साथ में। नैस्डैक भी गिरा है, डाउ भी गिरा है, एस&पी और रसेल 2000 सब के सब कमज़ोर होते हुए दिखे हैं। लेकिन कल सेबी की अहम बोर्ड बैठक हुई। उस बोर्ड बैठक में ढेर सारे फैसले होते हुए दिखे। डीलिस्टिंग के नियमों को आसान किया गया है, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज आने की तैयारी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आने की तैयारी। तो बहुत कुछ इंडियन मार्केट्स में होने वाला है, जिस पर कल सेबी की बोर्ड बैठक हुई। आज एक और म्यूचुअल फंड अपनी पारी की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है प्राइमरी मार्केट में। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, जिसे आप बिरला म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं, इसका आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। प्रोमोटर्स मौका देख रहे हैं इस बड़ी तेजी में अपनी स्टेक कम करने का। तो मैक्स हेल्थ केयर और साथ ही HDFC AMC म्यूचुअल फंड, ये दोनों वो कंपनियां हैं जहां पर आज बड़े ब्लॉक्स होते हुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल, तो खबरों के लिहाज से बड़ा दिन है। 2 बड़ी ब्लॉक डील्स होने वाली हैं, आईपीओ भी खुल रही है, कई सारी बड़ी कंपनीज की AGMs भी हैं आज। तो सर काफ़ी जगहों पर नज़र रखनी पड़ेगी। पर ग्लोबल से शुरुआत करते हैं। इम्पैक्ट तो यहीं से आ रहा है। क्या हुआ कल शाम को सर? ब्याज दरें बढ़ने का डर। अमेरिका में फेड की बैठक के दिन रिएक्शन नहीं आया, बाद में आता दिखा। और उसी दिन हम यही बात कर रहे थे यादवदीप की, जो संकेत हैं वो साफ तौर पर ब्याज दरें बढ़ने के हैं। अब वो अलग बात है कि बाजार किस दिन किस तरह का रिएक्शन देता है। और ये पूरा बहुत दिनों बाद कल हमने सुबह कमोडिटी मार्केट को विस्तार से चर्चा की। एग्जैक्टली दिक्कत वहाँ से आ रही है। दिक्कत इक्विटी मार्केट की नहीं है, दिक्कत कमोडिटी बाजारों की है। दिक्कत फेड की भी नहीं है, दिक्कत फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की भी नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक बात की है, ग्लोबल इन्फ्लेशन। अगर हर एक देश को इस इन्फ्लेशन से मुश्किल है तो फिर कैसे चलेगा काम? और ये मुश्किल सबको समझ में आ रहा है कि काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल होती हुई दिख रही है। आर्टिफिशियल सप्लाई आप रोकें, चाहे वो कंटेनर की वजह से हो, चाहे आप पोल्यूशन के रीज़न दे दें। मतलब ऐसा थोड़ी कि आज का आज पोल्यूशन करने लगी सारी कंपनियां कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। चीन में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया भर को पसंद नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन कम करने की और साथ ही साथ डिमांड बढ़ाने की सबसे बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं कि मंदी हुई है लेकिन कम वॉल्यूम के साथ हुई तो ज़्यादा टिकेगी नहीं नीचे मार्केट, या तेजी हुई लेकिन वॉल्यूम नहीं थे तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये भी एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट में जो होता दिख रहा है। ये अगर तेजी हो रही है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं हो रही। जो दाम बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल, ना डिमांड बढ़ रही है उस स्पीड से जिस स्पीड से दाम बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा मजाक थोड़ी कि महीने भर में कमोडिटीज़ 50% 75% बढ़ जाए, ऐसा हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। और अगर नहीं देखा तो ये सस्टेन नहीं होगा। हो सकता है कुछ समय तक इरेशनल रहे। तो मेरा ये समझना है चिंता जो अमेरिकी बाजारों में कल दिखी है वो इस बात को लेकर दिखी कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का डर आपने बॉन्ड यील्ड पे देखा, 1.55 1.60 की रेंज में आते हुए दिखे हैं। और उसका असर आप इक्विटी मार्केट्स पे भी आते देख रहे हैं। और आमतौर पर नैस्डैक ज़्यादा कोरिलेशन करता है ब्याज दरों के बढ़ने के साथ। नैस्डैक में थोड़ा गिरावट टेक्नोलॉजी शेयरों में थोड़ी ज़्यादा होती है, वो कल हमने देखी भी है। बट कुल मिलाकर ये कि सबसे बड़ा सार कल के मार्केट से अमेरिका से लेना चाहें तो सिर्फ एक चीज़ से लीजिए दीप, और वो है अमेरिका का विक्स 25% बढ़ना। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो स्मूथ आराम से एक तरफा आंख बंद करके जो हमारी आदत पड़ी थी कि कुछ भी लेके जाओ, कल क्या है, ठीक है ऊपर ही होना है या थोड़ा नीचे हो जाएगा तो क्या फ़र्क, ये टाइम चला गया। वो आराम करने का समय चला गया। मतलब निश्चिंत, बेपरवाह, लापरवाह। मतलब पहले निश्चिंत होता है आदमी, फिर थोड़ा बेपरवाह होता है, फिर लापरवाह होता है। तो हम लापरवाही वाली रेंज में आ गए थे ग्लोबल मार्केट्स को लेकर। वहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा
सोच समझकर आना पड़ेगा नीचे, कि अब वो वाली स्मूथ राइड नहीं है, आराम से आप पड़े रहें बैठे रहें कुछ नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट्स भी वोलेटाइल होंगे, हमारे भी होंगे, और इस बात की चर्चा हम सोमवार को भी कर रहे थे कि हमारा जो विक्स बढ़कर आया 12 से 18 कब हो गया आपको पता ही नहीं चला। 50% बढ़ा है। 50% विक्स बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजार आगे उतार चढ़ाव देख रहा है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? तेजी के मार्केट में तो आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो वाली चीज़ें। तो सिंपल सी चीज़ है, ग्लोबल मार्केट से हमें 2 चीज़ें समझनी है। पहला, कमोडिटीज़ पर नज़र रखिए, ठीक है ना। दूसरा, अमेरिका की ब्याज दरों पर नज़र रखिए। ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। करेक्शन वहाँ भी आना लाजमी था, हमारे यहाँ भी लाजमी था, वही होता हुआ दिख रहा है। अभी भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा अमेरिकी बाजारों में कि जिसमें हम मान लें कि अमेरिका के बाजारों का टॉप बन गया है, अब वापस तेज़ी नहीं होगी, या बिल्कुल मतलब ब्याज दरें भी बढ़ी जाएंगी, इकोनॉमिक रिकवरी भी नहीं होगी। देखिए, अगर वैसे भी कमोडिटीज़ के दाम मजबूत रहे तो इकोनॉमिक रिकवरी पर फिर धीमापन वैसे ही आ जाएगा। तो अगर वो रहा तो फिर फेड अपने फैसले रोक लेगा। सो दोनों तरफ है, गिव एंड टेक है। लेकिन इमीडिएटली जो ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के दिमाग में, वो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए कमोडिटीज़ के दाम हैं, तो उन पर नजर रखनी है। बिल्कुल, तो यहीं से जो चिंता बन रही है। हाँ, और इन्वेस्टर्स को कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। ग्लोबल में जो हो रहा है होने दें, उनको कोई चिंता नहीं करनी है। ये रनिंग करेक्शंस जो बाजार में आते हैं, वो किस कारण से आते हैं, कारण किसी को नहीं पता होता। इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, ट्रेडर्स को सावधान रहना है अपनी डेली पोजीशन के लिहाज से भी और ओवरनाइट पोजीशन के लिहाज से भी। वो थोड़ा कम कर लो, लिमिट में करो, लिमिट से कम करो, ताकि आपको गैप डाउन गैप अप ओपनिंग का नुकसान न उठाना। करेक्ट, वैसे पोजीशन रिस्क के हिसाब से मेंटेन करनी है। हाँ, हमारे बाजार सर वैसे तो एंड में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी, पर जो कल हमारे बाजार हल्के हुए ऑलरेडी इस गिरावट के लिए एडजस्ट हो गए, या फिर एक और रिएक्शन आज भी बनते हुए दिखता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो फिर कैसे देखें? एक्चुअली दीप, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि शायद हम जितना दिखा रहे हैं 80-85 पॉइंट, उससे ज़्यादा गिरे। अच्छा, उससे ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं हुए। 2 वजह से एडजस्ट नहीं हुए, मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो 250 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर, उसके सामने आप 650 पॉइंट गिरे, तो काफ़ी ज़्यादा गिरे। दूसरी चीज़, रिकवरी क्यों हुई? 2:30 बजे बाद, 2 बजे था, ओवरसोल्ड मार्केट थे, पुट कॉल रेशो 0.9 पर था। पुट कॉल रेशो 0.9 पर से रिकवरी होती है। मैं खुद बोलता हूँ, और मैं कई बार बोलता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ, मेरा रामबाण अस्त्र है वो जी, कभी मुझे निराश नहीं करता। लेकिन एक चीज़ साथ में ये भी बोलता हूँ, ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो से वो रिकवरी नहीं होती जो कल आपने देखी, कि आप मिनटों में 200-250 पॉइंट आप निफ्टी को बढ़ते हुए देखें, मिनटों में बैंक निफ्टी को 600-700 पॉइंट बढ़ता है। जी नहीं, पुट कॉल रेशियो कभी ऐसी रिकवरी नहीं देता। ऐसी गलतफहमी कभी मत पालिएगा। अगर कल की रिकवरी हुई तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ ट्रेडर्स जो शॉर्ट हैं, मार्केट ओवरसोल्ड था, ये दिमाग में ज़रूर था कि मूडीज़ की मीटिंग होने वाली है। आज हम मूडीज़ भूल गए, भूल नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। मूडीज़ की मीटिंग होगी, अगर रेटिंग अपग्रेड आए तो। इसलिए कल आपको याद हो 3:20 पर हम अलर्ट कर रहे थे कि मीटिंग होगी नहीं होगी, मीटिंग में फैसला होगा नहीं होगा, और अचानक से बाहर निकलते ही मूडीज़ नहीं बोलेगा आज हम रेटिंग बढ़ा रहे हैं। करेक्ट, वो रेटिंग एजेंसी है, ऐसा कोई मतलब कोई प्रमोटर नहीं कि आते ही बाहर निकलते ऐलान कर दे हाँ मैं ये प्लांट लगाने जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग हुई है, हम इस राज्य के CM से मैं बहुत खुश हूँ, 5,000 करोड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं होता जी। ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ये कल अलर्ट किया था, इसलिए मैंने कहा कि क्लोजिंग में कि अगर आप हल्के होके जाएं बेहतर है, भाव ऊपर आए। सो जिस वजह से रिकवरी आई है, ट्रिगर जो हुआ है वो नहीं है, मिसिंग है। तो 2 चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। एक, ग्लोबल मार्केट्स कमजोरी ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। चलिए 200 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर, 150 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर, अभी 350 पॉइंट, फिर भी 600 गिरे। तो नेट आपकी कमजोरी है। उस हिसाब से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत चीज़ है वो बतानी ज़रूरी है। नहीं, आप भरोसा भी देते हैं सर। 230 कल आपने भरोसा भी दिया कि यहाँ से रिकवरी आएगी, जहाँ से लगेगा वहाँ। तो एक बार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आने दो। पहला, अब तक हम क्या कर रहे थे, पहले सपोर्ट पर खरीदते थे, अब पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं खरीदेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदेंगे। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जहां निकल कर आता है वो करेंगे, ताकि आपको, और कल भी आप देखिए 600-650 अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, कि अगर वहाँ है तो आपको खरीदना है। वो मतलब वो एकदम गात लगा कर बैठा हुआ शिकारी होता है ना, कि भाई मेरे सामने शिकार आएगा तभी गोली मारूंगा। तो आया उस समय, और 25 पॉइंट नीचे गया, खाली 17,550 का स्टॉप लॉस भी था, और आप देखिए दिन में 17,750-800 तक पहुंच गया। मुश्किल से 1 घंटे का ट्रेड बना। हालांकि हर बार ऐसा नहीं बनता, ना बनेगा। ये कल तो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई। काफ़ी लोग ट्वीट करके बोल भी रहे थे कि आपने, देखो कुछ नहीं है, हम जितनी बार सही पढ़ते हैं उतनी बार गलत भी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ये होता है कि आपके पास सही वक्त पर सही
ये दीप अगर आप 5 मिनट बाद मेरे पास आते तो हो गया। या 5 मिनट पहले, वो टाइमिंग वाली चीज होती है कई बार ऐसा ही कि हाँ ये जरूर है कि जहां आपको कॉन्फिडेंस देना है हाँ। वो कॉन्फिडेंस देंगे, जहां आपको सावधान करना सावधान सावधान। तो अभी थोड़ा सा सावधान होने का वक्त है ओके। कि अगर कम गैप से खुले तो हम आराम से इंतजार करेंगे नीचे का, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा घर से कसम खा के तो निकले नहीं कि बिना ट्रेड के वापस जाएंगे तो घर पे जवाब देना पड़ेगा मैडम को कि आज क्या किया बताओ, है ना। अगर वो आपकी मजबूरी है तब तो अलग बात है, अगर वो मजबूरी है दीप आपके लिए तो कभी भी होगी, मतलब अभी तो है ही नहीं, अभी तो नहीं है तो कम से कम ऐसा आराम आपके पास अगर है कि जवाब नहीं देना है तो फिर जबरदस्ती का ट्रेड करने की आदत छोड़ दें। इस तरह के मार्केट में जब लेवल्स पर आए तब खरीदें। तो सिंपल है, आज जो आप पूछ रहे हैं कल की रिकवरी के बाद के जो दो कारण हैं दोनों नेगेटिव है, और तीसरा कारण जो बड़ा नेगेटिव है वो एफआईज की बड़ी बिकवाली का है। तो इसलिए मैं आज के आपको संकेत साथ में बता दूं, ग्लोबल नेगेटिव साइड पर है दीप, एफआईज के नेगेटिव साइड पर है, अच्छे खासे नेगेटिव एफआईज के भी, FIs के तो और इसमें हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है वो हम डिस्कस करेंगे। डीआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट मेरे ट्रेंड सॉरी एफएनओ मेरे लिए पॉजिटिव है। तो आज मेरे लिए पॉजिटिव साइड पर दो हैं, एफएनओ और ट्रेंड। सेंटीमेंट कॉशियस है और दो नेगेटिव है, ग्लोबल और एफआईज। तो नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव भी है, सब चीज़ का मिक्सचर आज सब कुछ है। चलिए, तो आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग डे होगा। आप बताएं सर फिर लेवल्स। लेवल्स, सबसे पहले लेवल बताने के पहले एक चीज़ और बता दूँ, और वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी गिरावट आती तो कॉन्फिडेंस हिलता है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, और वो हिलना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप अपनी पोजीशन को लेकर लापरवाह नहीं हो सकते, परेशान होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन परेशानी में स्ट्रेस नहीं लेना है, बीपी नहीं बढ़ानी है। ये समझना है कि मुझे करना है क्या जी। 17,325 17,400 ये लेवल नोट कर लीजिए। पिछली बार जब करेक्शन हुआ था तब मैंने कहा था 17,275 17,350 की रेंज के नीचे बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है, तो ही आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। अब 17,325 17,400 है, ओके। अगर इसके नीचे आप बंद होते हैं तो ही आपका ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। तब तक मैं ट्रेंड को पॉजिटिव रखूंगा। और क्यों रखूंगा? क्योंकि मेरे लिए 3% का करेक्शन नॉर्मल है। मैं 3% के करेक्शन को रनिंग करेक्शन मानता हूं, और वो 3% का करेक्शन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की वो कोई नहीं कर सकता। अगर एक आध बार हो सकता है हम भी सही पड़ जाए, कोई और भी पड़ जाए, लेकिन हर बार आप 3% का करेक्शन, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड करेक्शन होता है, न्यूज बेस्ड करेक्शन है। न्यूज बेस्ड करेक्शन आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रैशनल नहीं होता वो, रैशनल नहीं होता, पता ही नहीं ना। तो अगर ये तो, और खाली अगर आप यही सोच के कि बहुत ओवरबोट तो आपको 15 में भी लग रहा था, 14 में भी लग रहा था, 16 में भी लग रहा था, 17 में भी लग रहा था, वो तो हर एक लेवल पे लग रहा था। उसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते। ये जो करेक्शन आते हैं ये इवेंट बेस्ड आते हैं, और इवेंट बेस्ड करेक्शन अब ग्लोबल से आए, कभी कोई हमारी लोकल खबर से आ जाए, यू नेवर नो। सो इसलिए 17,325 17,400 बस नोट करके रख लीजिए। जब तक इसके नीचे बंद नहीं हो तब तक जो इन्वेस्टर उनको पोर्टफोलियो देखना नहीं, कोई नहीं, ठीक है चलता है। इसके नीचे बंद हो तो फिर आपको ये सोचना कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है क्या, ठीक है, ट्रेडर्स है तो थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की हल्की हो जानी है क्या, बस इतना ध्यान रखिए। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए आज के दिन के सपोर्ट जोन। 17,575 17,650 कल के लोअर लेवल्स, ये आज के लिए भी सपोर्ट का काम करेंगे। आसानी से टूटने नहीं चाहिए, लेकिन अगर टूटने तो उसके नीचे जो लेवल निकल कर आता है आज के लिए वो 17,425 17,500 का है। दीप 17,425 के ऊपर हमने एक ब्रेकआउट दिया, नया लाइफ हाई बनाया। मेरे ख्याल से 17,421 का काफ़ी दिनों तक हमने बना के रखा, उसको पार करने में थोड़ा पसीना आया था, फिर जब पार किया तो हम 17,950 तक पहुंचे, करेक्ट। तो 500 पॉइंट वहाँ से मिले हमें। तो अब वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जहां से आपने एक ब्रेकआउट दिया 17,425 17,500। ऊपर 17,750 कल जहां बंद हुए 17,750 17,800, चूंकि हम गैप से नीचे खुल रहे हैं, ये लेवल पहले। इसके ऊपर 850 925, क्योंकि 950 के आसपास का है ये 947, तो वहां पर आपके लिए बिकवाली करने की राय उसके आसपास 17,850 से हल्के होने का मन बनाइए। बैंक निफ्टी 37,325 37,400 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। कल भी इसी रेंज के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ पर आज लेंगे। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऐसे निकलता पता नहीं चलता। कल ऊपर के लेवल से 1000 पॉइंट निकले हैं। 37,100 37,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, यहाँ पे आए तो खरीदारी भी करनी चाहिए, शॉर्ट भी काटनी चाहिए। ओके। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में जो मजबूत सपोर्ट जोन है वहाँ पर आपको शॉर्ट काटना है, लॉन्ग भी करना है। ठीक, डरिए मत, नीचे आए ऐसा कोई मतलब ताला नहीं लग रहा है आज ही बाजार में कि कल खुलेंगे नहीं सर। ये 1.5% है। हाँ, मतलब डरना नहीं है, सावधान रहने में डरने में फर्क है।
मैं इसलिए बार बार लोग हम आप कॉन्फिडेंस दिला, अरे कॉन्फिडेंस मैं नहीं दे रहा भाई, डेटा है कहाँ रुकेगा। ऐसा थोड़ी कि फ्री फॉल है कि मतलब कोई दुनिया में ऐसा, मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक बार आई थी, स्कूल के ज़माने एक स्काई लैब करके था, कोई सैटेलाइट गिरने वाला था। हाँ याद है मुझे सर। याद है? हाँ पढ़ा हुआ है इसके बारे में। हाँ ऐसा लगा दुनिया खत्म हो जाए, सबको लगा जो काम करने कर लो, बाद में पता नहीं, मतलब ऐसा हाहाकार। मतलब ये एक दिन की गिरावट में 500,000 पॉइंट में सेंसेक्स में आप 500-600 पॉइंट क्या है, 1% है। तो ऐसा स्काई लैब नहीं गिर रहा। आराम से शांति से बैठिए, कोई तनाव मत लीजिए। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ 37,950, 38,100 हल्की रुकावट है बैंक निफ्टी पर। इसके पार निकले, बैंक निफ्टी वाला लाइए ऊपर की रेंज, और उसके पार निकले तो 38,175, 38,350 वो रेंज है जहां पर आपको बेचना है, शॉर्ट भी करना है, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये है बड़े लेवल्स। अब ट्रेडिंग रेंज आज की 17,600, 17,750 छोटी रेंज है, 17,550, 17,800 मीडियम रेंज है, और 17,500, 17,850 बड़ी रेंज। तो बेसिकली ये रेंज है। 17,750 पे आप बंद हो, 100 पॉइंट की अपसाइड और 250 पॉइंट की डाउन साइड। 100 पॉइंट नीचे होने के बाद आप वो एडजस्ट भी हो जाएंगे। ये बेसिकली आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी 37,400, 37,950, एक छोटा लेवल 37,675 का है दीप, उसके पहले वहाँ पर शायद हम खुले, उसके बाद देखते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स कम दिख रहे हैं मुझे थोड़े, इतने ज़्यादा लेवल जितने मुझे चाहिए वैसे निकल कर आए नहीं, इसलिए मैं बड़ी रेंज पर ही आपको दे रहा हूँ। 37,325, 38,100 मीडियम रेंज है, और 37,150, 38,350 आज के लिए आपकी बड़ी रेंज, जहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारे लेवल्स, दिन की ट्रेडिंग रेंज। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। गैप डाउन के बाद देखते हैं क्या होगा बाजार में। अच्छा सर, कल का जो एक्शन हुआ और एंड में थोड़ी रिकवरी हुई, एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन कम करी है, पीसीआर भी कम होकर है, कैसे देखें इसे? नहीं देखा, ऐसा एफआईज के डेटा आपको यहीं बता दूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि भाई दोनों साथ में। हाँ, क्यों ऐसा? 1958 करोड़ का कैश में बड़ा फिगर है। उससे बड़े फिगर एफएनओ में है। 2200 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, 2340 करोड़ के स्टॉक्स। सो स्टॉक्स में आप देखेंगे तो 4243 करोड़ की बिकवाली बड़ी है। तो अगर आज के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव है तो वो ग्लोबल मार्केट से भी ज़्यादा एफआईज की बिकवाली का है। कि सब चलेगा, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जिसको बेच के निकलना है तो उसको रास्ता कौन देगा? बायर किधर है? सो आज के मार्केट की प्रॉब्लम ये नहीं कि आप शॉर्ट सेलर बहुत एग्रेसिव, शॉर्ट सेलर तो मरे में ताकत ही नहीं, उनमें हिम्मत भी नहीं कि बहुत बेचें। वो तो खाली ये कि भाई मेरा भाव आ जाए, छूटने को मिले, बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच। करेक्ट, कोई शॉर्ट नहीं हो रहे हैं इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत ठीक है, ऑप्शंस में हो जाती कर जाती, वो एक अलग चीज़ है, बट ब्रॉडली शॉर्ट वाला मार्केट नहीं है। शॉर्ट किसी ने ज़्यादा किया हुआ नहीं, किया हुआ है तो बहुत लोअर लेवल का फंसे हुए शॉर्ट्स हैं, पैसा बने वैसे शॉर्ट्स नहीं है जी। करेक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में अगर लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होती है या एफआईज बेचने के लिए आते हैं तो खरीदेगा कौन? ये बड़ा सवाल। कौन खरीदेगा? घरेलू फंड। लगाओ दम लगाओ, खाली 161 करोड़ से क्या होगा? एक चीज़ है। दूसरा, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जो खरीद रहे हैं, पीएमएस वाले हुए या जो सब मिलके अपने अपने हिसाब से, उनका सपोर्ट है। उनका सपोर्ट क्या? उनका सपोर्ट है ना जो सेंटिमेंट और मोमेंटम के हिसाब से जाना जाता है। जहाँ भी थोड़ा सा डर लगे ना वो पीछे हो जाता है। सो आज के लिए क्रूशियल ये कि क्या फॉलोअप बाइंग आती है। चलो फॉलोअप बाइंग आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन क्या फॉलोअप सेलिंग आती है? एफआईज ने कल इतना बेच दिया, आज और बेचेंगे क्या? ये दूसरा बड़ा था। इसका जवाब अच्छा है कि शायद ना। अच्छा, हाँ, और क्यों? दीप इंडेक्स में देखिए, एफआईज की जो नेट लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में वो घटकर आ गई 53%। मैंने 82%, 83% भी जाते हुए देखा एफआईज के। वहाँ से आप देखिए 30% घटी हुई। और आमतौर पर वर्स्ट के सिनेरियो में जो लास्ट ईयर हमने देखा, मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई 2020 तक 42%, 43% के नीचे एफआईज इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन पर जाते नहीं है। ठीक है। सो एफआईज घट कर 53% आ गए हैं। अरे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि आप सब खाली करके बैठ जाओ। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा अब आपका रुकेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है, इंडेक्स में नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? आपको इंडेक्स में ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, स्टॉक्स में डरना। आपका ज़्यादा डिसिप्लिन अब स्टॉक्स में चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंडेक्स तो मेंटेन है, आप इंडेक्स को देख देख के बैठे हैं और आपके स्टॉक में आपकी बैंड बज जाए। सो स्टॉक्स पे ये पूरे डेटा का मतलब ये है कि आपको फोकस स्टॉक पर करना है। इंडेक्स से ज़्यादा मत डरिए, एफआईज बहुत ज़्यादा नहीं बेचेंगे, लेकिन स्टॉक्स में
आ सकता है। कल के भी 4243 करोड़ अगर स्टॉक्स बेच के गए, परसों भी बेचे थे, करेक्ट। सो स्टॉक्स में कहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरी बात है, आज और कल 2 दिन वायदा कारोबार की एक्सपायरी तक ज़्यादा तेजी के मूड में ना आए। हाँ। आज और कल का दिन निकलने जाने दें, फिर परसों से दम लगाकर जो भी नया डायरेक्शन मिलो करें, क्योंकि अब एक्सपायरी तक जो लॉन्ग ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, जैसे जैसे रिकवरी आएगी उसमें हल्के होंगे ही, और वो आपको होना भी चाहिए। एक बार एक्सपायरी निकल जाए, मंथली भी है, उसके बाद आप फिर से पोजीशन बनाइए। तो एक्सपायरी तक तो अब ध्यान रखना है, और जैसे अनिल जी कह रहे हैं स्टॉक्स पर रखना है। विक्स थोड़ा बड़ा है सर हमारा, बट हाँ 12 से 18 जो हो रहा है वो आप इंपॉर्टेंट लेवल है, नज़र रखिए, वॉलेटाइल बाजार हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या हाँ, इससे पहले वो पुट कॉल रेशियो भी पुट कॉल रेशियो पुट कॉल रेशियो 0.94 है, 100% ओवरसोल्ड है। आज गैप से खुलेगा, और गैप से खुलने के बाद और नीचे आए तो बहुत चांसेस हैं कि आज ही आपको एक लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि कल मिली। मिला था। ठीक है, अब वो शॉर्ट कवरिंग क्या डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट ऊपर हो जाए उससे होगी, पता नहीं। क्या कोई अच्छी खबर आ जाए उससे होगी, पता नहीं, लेकिन होगी। चाहे आज मिल जाए, चाहे कल सुबह सुबह गैप से आपको मिले ओपनिंग, जी, दोनों चीज़ हो सकती है। कल गैप से ओपनिंग भी हो सकती है ऊपर, या फिर आज ही मिल जाए। यू नेवर नो किस चीज़ से आएगी वो पता नहीं, और किस वक्त आएगी वो एग्जैक्टली पता नहीं, कि आएगी ये पता है ये पता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आएगी, तो वो लेवल क्या हो सकता है, शायद 17,500 575 की रेंज में हो सकता है। देखते हैं मूड माहौल कैसे बनता है। अभी तो डाउ फ्यूचर संभाल के बैठा है थोड़ा, तो ठीक है। सो वायदा कारोबार में सबसे बड़ा आज के लिए प्लस पॉइंट जो है वो आपके लिए पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। और जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि 17,700 आपके लिए तुरंत मेक और ब्रेक लेवल है। 17,500 35 लाख शेयर पोजीशन कोई खास ऐसी है नहीं। 17,800 के ऊपर टिके तो वापस से आप थोड़ी तेजी करिए। 17,600 के नीचे सावधान रहिए। तो 200 पॉइंट की रेंज में शायद इनिशियली वक्त बिताने की कोशिश करें। ये वायदा कारोबार के डेटा है। और बैंक निफ्टी 38,000 के पार निकलने में मुश्किल होगी, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है, और नीचे आसानी से 37,000 को तोड़ेगा नहीं, वही डेटा है। वही डेटा है। ठीक है सर, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, मौजूदा पोजीशंस, जो रेंज है आपने बताई। अब पोजीशंस की बात करें सर। हाँ, तो लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस आपको मैं थोड़ा दूर का दूंगा जी, इंट्राडे की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। 17,500 आपका डे ट्रेड के लिहाज से स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्लोजिंग 17,550 के नीचे हो तो आप पोजीशन हल्की कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना है, तो फिर अगर आज कोई नेगेटिव क्लोज मिलती है तो भी आप कर लीजिए। और निफ्टी पे फिर अगर आपको 17,500 तक का नहीं रखना है तो कल का लो का रख लीजिए 17,575। लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस दूर के आ रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। आपके पास ऑप्शन है, अपनी पोजीशन और अपने रिस्क के हिसाब से, अपने मार्क टू मार्केट लॉसेस के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लें। ज़रूरी नहीं कि मैंने दिया वही करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर समझो वो ट्रिगर हुआ तो उतना नुकसान बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर 17,575 कर लीजिए, सिंपल सी बात। ठीक है। बैंक निफ्टी 37,300 कल का लो जो है वही आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग का थोड़ा और दूर का दे रहा हूँ, वो है 37,150 का। ये आपके लिए स्टॉप लॉस दूर के हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है नहीं। शॉर्ट साइड पर ये स्टॉप लॉस सेंसिबल है। 17,950 इंट्राडे लाइफ टाइम हाई फिर से बने तो काट लीजिए। 17,850 के ऊपर बंद हो तब भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएं। बैंक निफ्टी 38,350 375 लाइफ हाई कल बनाया 377 का, लग ही नहीं रहा कल लाइफ हाई बना है। किधर लाइफ हाई, ऐसा मूड ही नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया, बात ही नहीं हुई कि रिकॉर्ड भी बना है। 38,377 का बना था, 38,350 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। 38,000 के ऊपर वापस अगर आज बंद हो जाए, जो 50 पॉइंट ही दूर है, तो शॉर्ट काट लीजिए। तो फिर क्लोजिंग बेसिस पे इसका मतलब करेक्शन पूरा कर दिया बाजार ने, ऊपर जा सकता है। ठीक है, नई पोजीशन में आ जाए। निफ्टी बेचिए, 17,850 का स्टॉप लॉस है। 650 600 575 525 500 और ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा चांस कम है 17,440 बस। लेकिन इतना दिखता नहीं है, 17,500 तक का जगह दिखता है, बट उसके नीचे नहीं। जो लोग खरीदना चाहते हैं 17,500 17,575 की रेंज में किस्मत आजमा सकते हैं, वहाँ पर आए, चांस लीजिए। 17,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ 17,650 17,750 17,800 तीन ही टारगेट दिए, बस ज़्यादा नहीं। कम है इतने बहुत हैं, आ जाए, इतने ही बहुत हैं। ले भी आप कहाँ रहे हैं, 17,600 के नीचे दीप है ना, करेक्ट। तो 17,800 200 200 सवा 200 250 पॉइंट बहुत हो गया आज के लिए काफ़ी। हाँ, आज के लिए काफ़ी है। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं तो करिए। 38,200 का स्टॉप लॉस रखिए। मैं 38,350 भी दे सकता था, लेकिन 38,200 सफिशिएंट रहेगा। बाद में अगर ये 37,675 के नीचे आ जाता तो आपका स्टॉप लॉस 38,000 पे आ जाएगा।
पहला टारगेट 37,775 इसके आसपास हम खुलेंगे। Yes. कहीं न कहीं ये दो टारगेट के बीच में खुलेंगे, 675 775 के आसपास। वहाँ देखेंगे रुकते हैं या नहीं। 37,400 37,325, फिर ये कल की लोअर साइड की जो रेंज है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 37,250 37,150 ऐसी जगह है जहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए, खरीदारी भी करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी वो खरीदें। 37,325 37,400 की रेंज में ही खरीदना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आए तो और ऐड करें। स्टॉप लॉस होगा आपका 37,150 का। टारगेट बनेंगे 675 775 825 और 950। ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ खरीदारी के लिहाज से। जी ठीक है सर, तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। बैन लिस्ट टाइम पर आ गई थी सर। कैनरा और एस्कॉर्ट्स बैन से बाहर हैं, तो आज एक्सपायरी से एक दिन पहले वोडाफोन, सेल, सन टीवी और जी 4 ही बचे बैन में रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग है सर, एक्सपायरी से पहले स्टॉक्स बैन से बाहर निकल रहे हैं। पिछले कम हफ्ते से 9 कम पहुंच गए थे। हाँ, लोगों को रोल ओवर करने का चांस मिल रहा है कम। ये तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। जिन लोगों के पोजीशंस हैं, ऑप्शंस आप छोड़ भी दें, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जिन लोगों की पोजीशन है एटलीस्ट उनको रोल ओवर की परमिशन होनी चाहिए अगले। वो ये नियम तो बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आई एम श्योर एक्सचेंजेस से भी देखेगी इस नियम को कि कम से कम ठीक है, ऑप्शंस तो आप ये समझते हैं कि भाई सीरीज़ के लिए, फ्यूचर्स तो रोल ओवर होने की नहीं तो क्या है कि वो बहुत मतलब अफरा तफरी वाला माहौल होता है। और दूसरा एक कि अगर आप रोल ओवर लास्ट डे तक रखते हैं तो नेचुरली वो आई थिंक वो कुछ ऐसा है कि सिस्टम जिसमें मार्जिन बढ़ते जाता है। जिन स्टॉक्स में डिलीवरी मार्किंग होती है और स्पेशली रिटेल तो लॉन्ग साइड पे होता है, करेक्ट, तो उनके लिए रोल ओवर के वक्त बड़ी जो मतलब जो सबसे ज़्यादा नुकसान लगता है रिटेल को, अगर आप एक सर्वे करा के देख लें, आखिरी गुरुवार, आखिरी जो एक्सपायरी वाला जो मंथली एक्सपायरी वाला जो हफ्ता होता है उसका सोमवार से गुरुवार के बीच में सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर इन 4 दिनों में तोड़ते हैं। ये मतलब सबसे खतरनाक है, क्योंकि स्टॉक्स में फिर क्या रोल ओवर में मुश्किल, बैन में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, प्लस मार्जिन बढ़ते जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, स्टॉक्स बैन में नहीं भी है लेकिन वो डिलीवरी मार्किंग वाले स्टॉक्स हैं तो वहाँ पर मार्जिन बढ़ता जाता है हर रोज़। सो इसलिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो भले चलिए मान लीजिए कि कई बार ये होता कि पहले तो इंट्राडे भी अलाउ था कि एफएनओ अगर बैन में है इंट्राडे आप कितना भी कर लें, शाम तक क्लोज कर लें तो वॉल्यूम होता था बीच में। अब तो वो भी नहीं। अच्छा चलिए वो नहीं भी करना है, तभी एटलीस्ट जिनके फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स को रोल ओवर करने की परमिशन अगर मिले तो मेरे ख्याल से वो ब्रोकर्स ट्रेडर्स के लिए फ़ायदे की बात होगी। बिल्कुल। पर यह है आपके लिए आज का बैन लिस्ट का अपडेट। डेटा भी बात कर लें सर। एफआईज का तो आपने समझा ही दिया, डीआईज ने थोड़ी खरीदारी करी। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कारोबार के लिए? नहीं, बस ये तो अपना सारा डिस्कशन हो चुका है। जी चलिए, तो एक्शन है आज एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में भरपूर, पर साथ ही सर वीक बाजार है थोड़ा आज के लिए, पर बड़ा आईपीओ खुलने जा रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। क्या राय देंगे इस पर सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी करने की राय है आईपीओ में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अवॉइड भी कर लें लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो कोई हर्ज नहीं। 2 वजह से कि मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए और कंपनी के जो आईपीओ के वैल्यूएशंस उसको देखते हुए। ये एकदम ज़ेरोक्स कॉपी है यूटीआई एएमसी का। यूटीआई एएमसी में आपको याद होगा दीप, हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिहाज से और लिस्टिंग के लिहाज से अवॉइड करने की राय दी थी और कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाई है। और यूटीआई का आईपीओ सुस्त लिस्ट हुआ, थोड़ा नीचे भी आया, काफ़ी समय वहाँ बिताया और उसके बाद वापस चल पड़ा। मुझे लगता है वही कहानी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के आईपीओ में भी होने की संभावना है। एग्जैक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, क्यों करना है? पहली चीज़ तो सबसे बढ़िया चीज़ कि ये इंडस्ट्री पसंद है मुझे। इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, मतलब ये कुछ नहीं हुआ अभी तक जो इंडिया में आपने देखा है ना, ये कुछ नहीं है। आप डेटा कंपेयर करके देखिए डेवलप कंट्रीज से, बाकी देशों से, हम अभी तक कुछ नहीं, हम मतलब हमारे यहाँ इक्विटी में कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। 5 करोड़ अकाउंट में क्या होता है, मतलब 5 करोड़ नए आ गए तो कौन सा फ़र्क पड़ गया? अभी पे 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इक्विटी मार्केट टेस्ट करना बाकी है, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर बनना बाकी है। तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो नेचुरली जो सबसे पुराने सबसे बड़े प्लेयर्स है, चौथी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है ये, 93-94 से है कारोबार में, 95 से बड़ा एक्सपीरियंस है। तो पहली चीज़ तो है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ है। दूसरा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, बिरला ग्रुप, सन लाइफ, दोनों ही अपने आप में टॉप है। और क्वालिटी मैनेजमेंट है, बाला सर हैं, गजब का फंड मैनेजर, पाटिल साहब हैं, बहुत बढ़िया फंड मैनेजमेंट टीम है। कई बार लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने अवार्ड जीते। तो दोनों ही फंड मैनेजमेंट भी और प्रमोटर्स भी लाजवाब है। अब नेगेटिव क्या है? थोड़ा सस्ता देना चाहिए, एक्सपेंसिव थोड़ा दें, नो डाउट। उन्हें पता है बिकेगा, आराम से बिकेगा, ऐसा नहीं कि मुश्किल लेके, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ले भी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सस्ता है ना, 8-10% सस्ता करते हैं ना, और चूंकि ऑफर फॉर सेल है, कोई
फंड को तो पैसा चाहिए नहीं, कंपनी को चाहिए नहीं, कैश रिच कंपनी, कैश जनरेटिंग, फ्री कैश फ्लोस गजब के है। सो यहाँ कंपनी को तो पैसा चाहिए नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को चूंकि निकलना है सन लाइफ को, और थोड़ा बहुत बिरला ग्रुप भी उसमें बेचा है। सो मेरे ख्याल से थोड़े रीजनेबल वैल्यूशन रखते हैं, स्पेशली जब आप आईपीओ नहीं ला रहे हो। प्रमोटर बेचा तो मेरी इच्छा होती है और सस्ता रखना चाहिए, वो ठीक है, बट अदरवाइज ठीक है। अगर आप 3 साल का व्यू लेंगे तो आपको ठीक लगेगा, 3 हफ्ते का व्यू लेंगे तो महंगा लगेगा। हम ये चाहते हैं कि लिस्टिंग पे पैसा बने इन्वेस्टर का, कम से कम 15-20% की जगह रहे, बट ठीक है, वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि चूंकि अभी भी इनकी प्रोमोटर्स की स्टेक घटकर 86.5% होगी, तो 11.5% के आसपास 75% लानी है, तो अगले 3 साल में स्टेक और कंपनी को कम तो करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा माइंड में रहता है। दूसरी एक और बात है कि इंडस्ट्री के मुकाबले में और लिस्टेड दूसरे पेयर्स के मुकाबले में थोड़ी सी ग्रोथ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की 3 साल में कम रही है। अगर यही आप 15 साल 20 साल का देखेंगे लंबा होराइजन, तब तो बहुत फर्स्ट क्लास है। पिछले 2-3 साल में ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, तो ये हल्के फुल्के थोड़े बहुत नेगेटिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल आप होल्ड अप्लाई कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और तब आपको 5-25 रुपये ऊपर नीचे लिस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से, मुनाफा कमाने के लिहाज से कर रहे हैं, तो आप लिस्टिंग होने के बाद भी खरीद सकते हैं। व्यू लॉन्ग टर्म का रखें और लगा लें। ठीक है सर, तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर पैसे लगाएं, ये है आपके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ आज खुलने जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, आज 2 बड़ी ब्लॉक डील, और उनमें से एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की है। करेक्ट। कोइंसिडेंस देखिए, इसी दिन आईपीओ खुल रहा है, इसी दिन वहाँ से स्टैंडर्ड लाइफ से स्टेक बेच रहा है। तो आज 2 ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के पास में, 65-70 हज़ार करोड़ का, 60-65 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाला एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का स्टेक मार्केट से खरीदे, या बिरला सन लाइफ के म्यूचुअल फंड के आईपीओ में पैसा लगाए। दोनों ऑप्शन, 2 ऑप्शन। चलिए, तो बढ़िया है, नज़र रखते हैं इस पर। और कुछ इंपॉर्टेंट एजीएम्स भी हैं आज सर, वोडाफोन पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज एजीएम कंपनी की भी है, और मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ दोपहर में जुड़ने वाला है, तो वहाँ पर भी आप रखें नज़र। आइए फिर जानते हैं ऐसे कुछ और अहम ट्रिगर्स आज बाजार के लिए, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स कौन से? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो एचपीसीएल पे नजर रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस कंपनी की 850 करोड़ की वीवीएस पाइपलाइन जो है उसकी समीक्षा करने वाले हैं। गोकुल एग्रो पे नजर रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे इक्विटी शेयर जारी करने पे बोर्ड की बैठक है। एचडीएफसी बैंक नए कार्ड जो है वो लॉन्च करने वाला है। वहीं एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, माना जा रहा है कि उसकी बिड जो है आज खुल सकती है, तो देखना होगा किस तरह का इंटरेस्ट इस कंपनी के लिए आता है। कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, तो यहाँ देखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट अगर निकल के आता है तो। वही एक्स डेट है बायबैक की ई क्लर्क सर्विसेज की। एएसएम में मूव हो चुके कुछ स्टॉक्स शॉर्ट टर्म एएसएम में, जिसमें शाले होटल, गुजरात एल्कलीज और ओपेरा रियल्टी ईएच शामिल है। एजीएम्स जैसे कि आपने जिक्र भी किया दीप, वोडाफोन की है, इसके अलावा आईआरसीटीसी, एम्फोसिस, कॉनकॉर, इंजीनियर्स इंडिया, तमाम वो कंपनीज है। वही जी मीडिया, जी लर्न, इन सभी कंपनीज के एजीएम है, तो हर एक स्टॉक पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। तो ढेरों ट्रिगर्स हैं, और कई सारी कंपनीज की एजीएम है, वहां से भी कुछ टेक अवेज निकल कर आ सकते हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं ये जो 2 बड़ी ब्लॉक डील्स हैं आज, इनकी डिटेल्स और बाकी खबरें जो हैं। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। दोनों जो ब्लॉक डील्स होते हुए दिखेंगे उसमें प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं मेजर चंक, और इसमें भी आप देखिए डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होते हुए दिखेगी, तो ये दोनों स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ अपनी ब्लॉक डील के जरिए 5% हिस्सेदारी या फिर 1.06 करोड़ शेयर्स बेचने की योजना है आज ब्लॉक डील के जरिए। फ्लो प्राइस जो है वो 2870 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि कल के क्लोजिंग भाव से करीब 6.5% तक के डिस्काउंट पर है। और इसके साथ ही जो ओवरऑल डील का साइज होगा वो 3042 करोड़ के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल उनका जो हिस्सा है कंपनी में वो 21.2% के आसपास है। इसके साथ ही मैक्स हेल्थ, यहाँ पे भी आप नजर रखिए, जो केकेआर ग्रुप की कंपनी है कयाक इन्वेस्टमेंट, ये ब्लॉक डील के जरिए करीब 6.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है इनकी, और ब्लॉक डील में करीब 6.3 करोड़ शेयर्स बेच सकती है। 350 रुपीज़ से लेकर 369 रुपीज़ प्रति शेयर के बीच में ये डील होने की पूरी संभावना है, जो कि करीब 0 to 5% का डिस्काउंट है। साथ ही कुल जो डील की साइज है वो कुल मिला के 2220 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। लुपिन के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप देखिए एक डिजीनेस
यूएस की ट्रीटमेंट की दवा है जिसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है यूएस में लॉन्च करने की। तो आज ये कंपनी लॉन्च करते हुए दिखेगी और इसी के चलते आज इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। करीब $300 मिलियन तक की एनुअल सेल्स या जो मार्केट साइज है वो इसकी मानी जा रही है। इंटरग्लोब एविएशन और ओवरऑल जितने भी एविएशन स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको नजर रखनी होगी। पॉजिटिव खबर इंटरग्लोब एविएशन के लिए आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी ने अमेरिकन एयरलाइंस के साथ एक कोड शेयर अग्रीमेंट साइन कर लिया है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आने वाले समय में ये कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किया है। और साथ ही आप देखिए इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट आज भी इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस जो है या उड़ान जो है वो 31 अक्टूबर तक अभी भी यहाँ पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, ये बढ़ा दिया है प्रतिबंध। इसी के चलते आज एविएशन स्टॉक्स पर भी आपको फोकस रखने चलना होगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारी बड़ी खबरें। आइए कुछ और खबरें जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शेयर्स शिपिंग पर नजर रखनी होगी। 35,152 डेडवेट टन के बल्क करियर के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने एमओए साइन किया है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच इस अग्रीमेंट को डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा गैलेंट मेटल पर नजर रखिए। बोर्ड ने कर्नाटक के पास स्थित अपनी 106 एकड़ जमीन बेचने का फैसला लिया है। करंट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी ये फैसला लेकर चल रही है। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स सब्सिडरी अल्कार्गो बेल्जियम एनवी ने जेफरीज फाइनेंशियल को फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए नियुक्त किया है और कंपनी नए अधिग्रहण और डिजिटल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज फिलहाल तलाश रही है। इसके अलावा बल्क डील है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल पर टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने करीब 2,75,000 शेयर्स 361 रुपए और 68 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। वहीं ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 5 लाख शेयर्स 367 रुपए और 75 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। तो ये है वो तमाम बड़े डील्स और बड़ी खबरें जिन पर रहेगा आज एक्शन। बढ़ाते हैं आगे, वक्त है FIR का। रिपोर्ट्स कम आ रही है आजकल आशीष? बहुत कम आ रही है अनिल जी। सिर्फ 3 स्टॉक्स पर आज रिपोर्ट बहुत आराम है। फिलहाल तो है। बताइए किन किन शेयरों पर है? सबसे पहले अनिल जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर देखिए काफी बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से और कमेंट्री काफी बढ़िया नजर आ रही है। CLSA देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं और लग जो इन्होंने 205 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। EPS के अनुमान में करीब 2 से लेकर 6% की बढ़ोतरी की है। जो इनका अर्निंग्स मल्टीपल है वो भी 18 से बढ़ाकर 20 टाइम्स का कर दिया है और मान रहे कि एम्यूनेशन और EV बैटरीज में 60,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो इनका सेगमेंट है यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। जेफरीज भी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 224 रुपए के लक्ष्य के लिए करीब 210 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पर टाटा स्टील और हिंडाल्को पर जो है जेफरीज ने खरीदारी की दी है। हालांकि टाटा स्टील पर जो है लक्ष्य घटा है, इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2000 से घटाकर 1600 रुपये कर दिया है। वहीं हिंडाल्को पर देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 610 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि एवरग्रांड का इशू है और जो पावर शॉर्टेज और कोल सप्लाई की दिक्कत चाइना में देखने को मिल रही है, इसके चलते थोड़ा सा सप्लाई साइड पर इनको जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा और वैल्यूएशन में मान रहे कि अभी भी थोड़ी रीजनेबल है, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वक्त है पिक ऑफ द डे का। आइए तो मुदित जी की मुस्कुराहट के साथ करते हैं शुरुआत। मुदित जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने जो चुना है इसका नाम है BSC लिमिटेड। BSC को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में दिया जहां मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेकआउट लेवल को होल्ड कर पाया है। तो हमें लग रहा है आज के सेशन में स्टॉक में बाइंग देखने को मिल सकती है। 1310 तक के अपसाइड मूव BSC में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1245 का। कि 1245 के स्टॉप लॉस के साथ BSC में करें खरीदारी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये है आपके लिए पहले भी कैश मार्केट का स्टॉक आता हुआ दिखा है, इंटरेस्टिंग। 1310 का रखें टारगेट। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपको क्या पसंद है?
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, हमको दो स्टॉक्स पसंद है। एक तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको गैस सेक्टर काफ़ी पसंद है। एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है और एनर्जी के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली क्रूड को लेके, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि महानगर गैस काफ़ी टाइम तक काफ़ी स्टैग्नेट हो रहा है। शेयर बड़ा नहीं है लेकिन वैल्यू बहुत है। हमको लग रहा है कि 6 से 12 महीने की अवधि अगर कोई लेता है तो इनका सीएनजी एज वेल एज पीएनजी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक प्री कोविड लेवल से भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे कम से कम 1300-1350 का टारगेट लेके इसको इस लेवल से खरीदना चाहिए। और दूसरी कंपनी जो आज थोड़ी सी रिपोर्ट्स आए हैं कि सेल में शायद गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 108-110 का जो लेवल है वो काफी बॉटम आउट हो चुका है। हालांकि स्टील में अभी थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट्स चाइना से आ रही है, बट मुझे लग रहा है जिस प्रकार का एडवांस टैक्स टाटा स्टील ने भरा है, हमको लग रहा है सेल भी पीछे नहीं होगा और शॉर्ट टर्म में इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। Q2 के नतीजे भी अच्छे आएंगे और ऑब्वियसली कमेंट्री अगर मैनेजमेंट से आती है तो इसमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 125-130 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। तो ये दोनों विकल्प ऐसे बाजार में आपको खरीदने चाहिए। ओके, MGL और सेल दो सरकारी कंपनियों पर करें भरोसा, गिरते बाजार में करें खरीदारी, ये राय है अविनाश जी की। मंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे में रोज रोज पिक ऑफ द डे नहीं दिया जाता है। मैं अनिल जी एक बढ़िया वाली रिसर्च करके लाया हूँ। अनिल जी रिसर्च ये है, देखिए अनिल जी, आपने कुछ ग्राम अपना वजन कम करा बालों का तो बाजार, मतलब कि भारतीय बाजार भी हल्के हो लिए कल और ग्लोबल मार्केट भी हल्के हो लिए। तो अनिल जी सवाल आपके लिए ये है, अगर आपने कुछ किलो वजन हल्का करा होता तो पता नहीं अनिल जी क्या मतलब की तबाही मची होती। नहीं मंसल जी, अगर उस वजह से गिरना होता तो फिर आज जिस वजह से है फिर वो एकदम मैं 100% पूरा ग्रीन कलर में हूँ और उल्टा ऊपर से पॉकेट स्क्वायर भी लगाया है कि अगर किसी को कहाँ कम डबल ग्रीन मतलब। तो फिर आज देखते हैं, अगर आज हरे निशान में बंद हुआ मार्केट तो इस तेजी के लिए भी मैं क्रेडिट ले लूंगा और इस गिरावट जो कल हुई उसका भी जिम्मेदार आप मुझे ठहरा दीजिएगा। आज देख लीजिए 3:30 बजे फैसला करेंगे हम इस बात का। तो क्या आज नोटा है बंसल जी? नहीं अनिल जी आज नोटा है, बट मैं भी अनिल जी ये कहने लगा था, आज आप जिस तरीके से ड्रेसअप होके आए ना, एक तो चमक रहे अनिल जी, और पक्का पिछली बार जब आप चमके थे तो सुमित बगड़िया जी काला टीका लगा के आए थे और आप ऐसा लग रहा है अनिल जी जैसे यूएस में मूवीज होती है ना, हॉलीवुड वाली मूवीज, उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाता है। तो आज देखते हैं अनिल जी 3:30 बजे आप निफ्टी को रेस्क्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अच्छा लगा सुनकर कि आप अंग्रेजी पिक्चरें देखते भी हैं समझते भी हैं, दोनों चीज जान के अच्छा लगा मंजल जी। चलिए कुणाल जी, आपका भी नोटा है या आपकी भी कोई खरीदारी बिकवाली की राय? जी कुणाल जी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी एक बार मैं इसकी बात करूं आज की पिक ऑफ द डे की, उससे पहले अनिल जी गुहार लगानी है आपको। जी बताएं। अनिल जी देखिए, निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी अब 17,500 पार कर चुका है, लेकिन अनिल जी उससे भी तेज गति से एक सूचकांक बढ़ रहा है और वो बहुत जल्द 5 लाख होने वाला है। अनिल जी आपको अंदाजा है किस सूचकांक की बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, आप वो ट्विटर वाले उसकी बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, कल किसी ने ट्वीट किया था शायद 5 के आसपास, वो उसी की बात कर रहे हैं या कोई और है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपकी लोकप्रियता का सूचकांक है वो। अनिल सिंह भी ट्विटर लोकप्रियता सूचकांक, ये लोकप्रियता का नहीं, बढ़ते हुए परिवार का सूचकांक है। राकेश जी ने सोचा पहले ही गुहार लगा लें। नहीं बिल्कुल, और ये हमारे बढ़ते हुए परिवार का सूचकांक है जो हमारे साथ है, इतने सारे दर्शक का एकदम क्या कहना चाहिए, जिसे एक्सटेंडेड फैमिली है तो बढ़िया है। वो कहता है आपने कि HUF जितना बड़ा हो उतना बढ़िया है। तो धन्यवाद कुणाल जी। बताएं सर आज क्या चुना है शेयर आपने? अनिल जी देखिए, खरीदने की हसरत तो है टेस्ला, लेकिन वो यहाँ लिस्टेड नहीं है, तो अनिल जी खरीदारी करेंगे टाइटन में, जिसके चार्ट पे ब्रेकआउट हमने कल आते हुए देखा था। और मुझे लगता है अनिल जी आज अगर मामूली गिरावट में ये नीचे मिल जाए 2100 रुपये के आसपास तो टाइटन को लेना चाहिए। 2250 का मेरा लक्ष्य है। 20-50 के टारगेट के लिए टाइटन को गिरावट में बाय करें। ओके चलिए, टाइटन खरीदारी करने के लिए 2130 पर बंद हुआ है, लेकिन आपको खरीदना है 2100 के आसपास, और आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। मार्केट का मूड माहौल ऐसा है कि आ जाए तो कोई खास दिक्कत है। स्टॉप लॉस क्या लगे? अगर 2100 के आसपास खरीदना है तो कुणाल जी स्टॉप लॉस क्या रखना है? अनिल जी 2070 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 2 स्टॉक हैं जहां खरीदारी करने की राय है कि आज वो बताना है अविनाश जी आपको।
HDFC म्यूचुअल फंड जहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील होने जा रही है, और मैक्स हेल्थ केयर जहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील होने जा रही है। और HDFC म्यूचुअल फंड किस प्राइस पर एंटर करना है इन्वेस्टर्स को, वो बंसल जी आप चार्ट देखिए, और मुदित जी आप चार्ट देखिएगा मैक्स हेल्थ केयर को डील के बाद किस लेवल पर इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। तब तक एक बार फंडामेंटल राय ली जाए दोनों ही स्टॉक पर। अविनाश जी बताएं सर। अनिल जी, HDFC AMC में करीबन 6% का डिस्काउंट कहा गया है कि ये डील होगी। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से अगर खरीदने को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस शेयर को रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टैंडर्ड लाइफ इसलिए मुनाफा वसूल कर रही है क्योंकि इनका ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें चल चुका है। तो ये कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है जिससे कोई भारी बिकवाली आने वाली। हमने देखा है कि जब भी ऐसे OFS होते हैं तभी शेयर में थोड़ी कमजोरी होती है, लेकिन बाद में शेयर वापस एक बाउंस बैक दिखाता है। तो मेरे ख्याल से अगर 5-6% स्टॉक खुलता है नीचे तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। HDFC AMC एक ऐसी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड में नंबर 1 कैटेगरी की कंपनी है, और जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट्स का ग्रोथ है इनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। रही बात मैक्स हेल्थ केयर की, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि देखिए इनका वो जो मॉडल है हॉस्पिटल्स का, मेडिकल सर्विसेज का, हमको लग रहा है कि ये भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है। यहाँ पे भी अगर निवेश का कम से कम 1-1.5 साल का नजरिया है तो इसको डेफिनेटली मिस मत करिए, क्योंकि ऐसे कंपनी से आपको डाइल्यूशन और इक्विटी ऑफरिंग बहुत कम मिलेगी। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर रखना चाहते हैं। तो दोनों शेयर्स में मेरी राय में कि जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये OFS इनके लिए एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 2870 ये फ्लोर प्राइस है, देखते हैं कहाँ पर होती है डील। बंसल जी HDFC AMC एंट्री लेवल। देखिए अनिल जी, यहाँ पर टेक्निकली देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट 2850 के अराउंड है और 2870 के अराउंड फ्लोर प्राइस है। तो यहीं पर अनिल जी अगर ये मिल जाए 29.25 29.50 के अराउंड में मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं। उन स्तरों पर इसको खरीद के होल्ड टाइट सिट टाइट करना चाहिए। ओके, और मैक्स हेल्थ केयर कहाँ खरीदना है मुदित जी बताएं जरा इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए डिप में बाय करने की सलाह होगी 355-358 की रेंज में अगर स्टॉक मिलता है तो बाय करके चलेंगे। बाउंस बैक में लग रहा है पहला टारगेट 425 का होगा, उसके बाद 460 तक के अपसाइड मूव मैक्स हेल्थ केयर में नजर आएंगे। तो डिप में बाय करने की सलाह होगी 355 से 358 की रेंज में बाय करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स हेल्थ केयर। अविनाश जी, फार्मा पर कोई राय? कल टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी, लुपिन पर बाजार पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कल एक ड्रॉक्सीडोपा कैप्सूल्स को लॉन्च के लिए USFDA से मंजूरी मिल गई है, नागपुर फैसिलिटी से होगा, और एनुअल सेल्स करीब $300 मिलियन की हैं इस ड्रग की। कैसे देखें फार्मा को, और स्पेशली जो थोड़ा बाउंस बैक आया, और विद इन दैट लुपिन पर कोई राय? मुझे लग रही है कि देखिए जो कंपनीज बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट्स को ज़्यादा केटर करती है, हमको लग रहा है कि काफ़ी हद तक इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स आपको सेकंड क्वार्टर में काफ़ी अच्छे तरह से इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी रहेंगे। रही बात जो US बेस्ड कंपनीज है, वहाँ पे हमको ज़्यादातर सन फार्मा पसंद है। हमको लग रहा है कि इस क्वार्टर में भी नंबर्स काफ़ी मजबूत आएंगे। रही बात लुपिन की, तो लुपिन में डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंटल न्यूज़ फ्लो है। ये डेफिनेटली ड्रग इनको आने वाले साल में मदद करेगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ फ्लो आया था हाल ही में कि लुपिन डायग्नोस्टिक स्पेस में भी एंटर करने वाली है, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग खबर है, क्योंकि डायग्नोस्टिक स्पेस दीपांशु ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे ये कितना पैसा लगाएंगे, क्या रेवेन्यू आएगा, ये मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है लुपिन वो होल्ड करे, जल्दबाजी ना करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि सन फार्मा विल बी अ बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू लुपिन, अगर किसी को शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म व्यू लेके इसको एक्यूमुलेट करना। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन पर राय, पर प्रेफरेंस है सन फार्मा की। यहाँ पर भी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार जरा टेक्निकल राय भी ले ली जाए लुपिन पर। बंसल जी, कल जो बाउंस बैक आया कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर थोड़ा आज बाजार का मूड माहौल खराब है? क्या करना चाहिए लुपिन पर सर? देखिए दीपांशु, लुपिन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। कल के सत्र में यहाँ पर एक नीचे से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, 952 के अराउंड चल रहा है। तो टेक्निकली 938 939 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर ये लेवल्स 938 939 के ट्रिगर नहीं होते हैं तो 965 973 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन, इस पर आप कर सकते हैं खरीदारी। व्यू रखिए, काउंटर पर एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए वागले साहब और सुमित जी भी हमारे साथ हैं तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे बताएं सर।
दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा BHEL। 58 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 65 66 का अपसाइड में 1 से 2 दिनों में देख रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए BHEL। कल भी बढ़िया तेजी आती देखी थी, करीब 5-6% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ, अब ट्रेड करता था और मजबूती के साथ ही बंद होते हुए भी दिखा। सुमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, पिक ऑफ द डे के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट करना चाहिए। कल हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पॉजिटिव मूव देखा। मार्केट्स की जो एक फॉल कल देखने को मिली उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जैसे ही मार्केट्स में भी रिकवरी आएगी और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और वैसे भी मेरे को लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कंसोलिडेट कर रहा है और जैसे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ BOB के अंदर देखने को मिल सकता है। 77 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, 77 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉक के अंदर खरीदारी करना है। 80 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद मोमेंटम बनेगा और 84 रुपीज से लेके 88 रुपीज तक का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जल्दी ही देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय। एक और स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। जरा इस पर राय दें अविनाश जी, क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का IPO यहाँ पर आज खुलने जा रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल के पास इसकी स्टेक है ही। स्टॉक वैसे जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि IPO के वक्त चलेगा, वैसा चला नहीं। 113-114 के आसपास है, क्या करना चाहिए? इनफैक्ट अनिल जी देखिए, AB कैपिटल काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम इस कंपनी के बिजनेसेस को देखें तो ये सारे वर्टिकल्स में प्रेजेंट है। म्यूचुअल फंड्स है, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ब्रोकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू है और ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स जल्दी भागते नहीं तो लोगों को थोड़ी सी निराशा होती है। बट अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें, मैनेजमेंट देखें और आगे आने वाले होपफुली दिनों में होपफुली कोविड जाता है तो नॉर्मल सी जब आती है तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, इमीडिएटली बेचे नहीं, क्योंकि जो AMC लिस्ट होगी उसकी जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो कहीं ना कहीं आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर्स पे जरूर प्ले आउट होगी। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और मुझे लग रहा है कि पोस्ट AMC की लिस्टिंग यहाँ पे एक रीजनेबली अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा शेयर चलता नहीं है, बट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे। तो जिनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है और लंबी अवधि के लिए सोचना है, उन्हीं को खरीदना चाहिए। परफेक्ट, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदें, अदरवाइज इंतजार करें।